हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स रीड करेंगे। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 10, नए साम्राज्य और राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। प्रारंभ में गुप्त कुषाणों के सामंत थे और उनका राज्य प्रयाग एवं पाटलिपुत्र के बीच में स्थित था। तो जो गुप्त थे वो किनके सामंत थे? वे कुषाणों के सामंत थे और उनका राज्य कहाँ था? वो प्रयाग और पाटलिपुत्र के बीच में स्थित था। श्री गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त की मोहरें हमें प्रयाग से मिलती हैं और इन मोहरों पर उनकी उपाधि क्या थी? महाराज लिखी हुई थी उनकी उपाधि इन मोहरों पर। महाराज सामंतों की उपाधि थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर उसे महाराजा धीराज बताया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया और इस विवाह से उसे सोना प्राप्त हुआ था, यानी कि दहेज में उसे काफ़ी सोना मिला था और उस सोने से उसने क्या किया? उस सोने से उसने सिक्के ढलवाए थे, सोने के सिक्के। तो चलिए देखते हैं एक बार सोने के सिक्कों के प्रकार कौन कौन से थे उस समय पर। वो सिक्कों के प्रकार थे राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, लिच्छवी प्रकार के सिक्के और कुमार देवी प्रकार के सिक्के। तो ये उन सिक्कों के प्रकार थे। इन प्रकारों के सिक्के ढाले जाते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 एडी आरंभ की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व में की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और कब की थी? ये 319 से लेकर 320 एडी तक की थी। और दूसरी तरफ विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी? ये 58 ईसा पूर्व में की गई थी और इसी के कारण उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अब चलिए समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम कच्छ था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से सूचना मिलती है। प्रशस्ति के बारे में हमने अभी चैप्टर में रीड किया था फ्रेंड्स। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो कवि जो थे वो प्रशस्तियों के द्वारा राजा की प्रशंसा किया करते थे। प्रयाग प्रशस्ति से हमें उनके सैन्य अभियानों के विषय में सूचना मिलती है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इन सिक्कों को वीणा वादन प्रकार के सिक्के कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कविराज कौन से राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त की हत्या उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के द्वारा कर दी गई थी। वंशावलियाँ किसे कहते हैं? यह प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासन को परास्त किया। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्र के दरबार में थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार जो राज दरबार में कवि थे या फिर क्या कहते हैं बाहर से आए हुए जो सेना नायक वगैरह थे, विदेशी यात्री थे, तो इनके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि किसके दरबार में कौन कौन थे। तो कवि कालिदास और खगोल शास्त्री किसके दरबार में थे? ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। तो अब चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया था। उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चांदी के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किए गए थे। और सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किए गए थे। चांदी के सिक्के जारी करने वाला वह पहला गुप्त राजा था। इन
सिक्कों पर उनकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है। विक्रमादित्य ने मेहरौली का लौह स्तंभ बनाया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में नवरत्न रखे। तो नवरत्न किसके दरबार में थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो चलिए देखते हैं नवरत्नों के नाम क्या क्या हैं। कालिदास, आर्यभट्ट, वरुचि, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, शंकु, शपणक या घटकर्पण, विष्णु शर्मा और अमर सिंह। तो ये उसके दरबार के 9 रत्न थे। हरिशेन, हरिशेन कौन थे? ये उसके दरबार में राजकवि थे। आर्यभट्ट यानी कि आर्यभट्टियम की रचना की थी इन्होंने। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, जो कि संस्कृत का एक शब्दकोश, जिसको डिक्शनरी कहते हैं हम लोग, है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। तो चलिए अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 एडी में थानेसर का शासक बना। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। बाणभट्ट कौन थे? वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षचरित किसके बारे में लिखी गई थी? तो वो हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई थी। ये कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस एक लाइन से। चीनी तीर्थयात्री xuanzang काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर्ष के दरबार में कौन से तीर्थयात्री आए थे? तो चीनी तीर्थयात्री xuanzang आए थे। उसने सर्वप्रथम बंगाल के शासक शशांक पर विजय प्राप्त की थी। उसके पश्चात उसने कश्मीर, गुजरात, सिंध इत्यादि क्षेत्रों को जीता था। जब वह नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने लगा तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया और इसके पश्चात हर्षवर्धन उत्तर भारत वापस लौट आया था। अब चलिए एक बार पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं हम। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य और उनकी राजधानियां, चलिए देखते हैं उनके राज्य और राजधानियां कौन सी थी। तो पल्लवों के राज्य थे कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। और चालुक्य का राज्य कौन सा था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में उनका राज्य स्थित था। और उनकी राजधानी ऐहोल, जो कि एक व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में हमें उसके दरबारी कवि रविकीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उसके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। तो उनके दरबारी कवि का नाम क्या था? रविकीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चौल वंशों ने समाप्त किया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पल्लव और चालुक्यों को किन्होंने समाप्त किया था? वो राष्ट्रकूट तथा चौल वंशों ने उन्हें समाप्त कर दिया था। तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? चलिए देखते हैं एक बार। महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक थे, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उनका पद संभालता था। जैसे कि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक मुख्य न्याय अधिकारी बने थे। एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, जैसे कि हरिशेन महादंडनायक, कुमारमात्य यानी कि महत्वपूर्ण मंत्री, संधि विग्रहिक मतलब युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। तो इन सभी पदों पर धारण थे हरिशेन। स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बोलबाला था, जैसे कि नगर श्रेष्ठी को मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी माना जाता था। सार्थवाहर को व्यापारियों के काफिलों का नेता माना जाता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार थे और कायस्थ लिपिकों के प्रधान थे। तो इन लोगों का ये स्थानीय प्रशासन के मुख्य व्यक्ति थे जिनका बोलबाला था उस समय पर।
दक्षिण के राज्यों की सभाएं, कौन कौन सी सभाएं थी, चलिए देखते हैं एक बार। ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था और सभा का कार्य क्या था? सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण और स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करना, ये सभा का कार्य था। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर उर नामक एक ग्राम सभा थी और व्यापारियों के एक संगठन को नगरम कहा जाता था। राजा और अधिकारी ब्राह्मणों की भाषा कौन सी थी? वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे और अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोला गया करते थे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। तो चलिए अब एक बार महत्वपूर्ण तिथियों पर नज़र डाल लेते हैं हम। गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का शासन कब था? वो 1400 साल पहले था। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार चलिए हम मैप पर नज़र डाल लेते हैं। जो ग्रीन कलर से शेडेड पार्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये आर्यव्रत के 9 शासक जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों में मिला लिया था, ये वो वाला पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला आर्यव्रत का राज्य था। तो उसमें कौन कौन से एरिया आते थे? मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा और प्रयाग। आगे देखते हैं। जो रेड कलर के डॉट से मार्क किया गया है वो दक्षिणापथ के 12 शासकों की राजधानियां थी और इन सबने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। तो दक्षिणापथ के शासकों की राजधानियां देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी दक्षिणापथ के शासकों की राजधानियां थी। आगे बताया गया है कि जो पर्पल कलर से मार्क किया गया है वह पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा था। तो पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरे में ये देखिए ये पार्ट आता है, ये सभी पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा था। और इस एरिया में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ राज्य आते थे। तो अब आगे देखते हैं हम। जो स्काई ब्लू कलर से मार्क किया गया है वो बाह्य इलाकों के शासक थे। तो ये देखिए यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से मार्क किया गया है, ये देखिए। तो इसमें ये पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी इसी पार्ट में आता था। और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाए गए हैं ये उनके महत्वपूर्ण नगर थे। तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें थे थानेसर, कन्नौज, मथुरा, प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।